Okay. Now question number third. Question number third. So what they have given you? There are two forces F1 and F2 and they are acting on a body. One force has magnitude thrice that of other and resultant of two forces is equal to force of larger magnitude. Now you have to find out the angle between F1 and F2. If that angle is cos inverse 1 by n, then you have to find out the value of n. So this one is a complete question. Okay. So we have our two forces now, F1 and F2. Chalo bhai. Hmm. Cos inverse 1 by n, then no, then cos theta becomes 1 by n itself. Hmm? If you have to obtain the value of n, ना आपको n की तो वैल्यू निकालनी ही है.
क्या हुआ? कैसे चलना है वो नहीं समझ में आ रहा। चलो कोई नहीं। हम्म, जी अच्छा, ठीक है। नहीं, ये कुछ स्किप कर रही हो। रिजल्टेंट देखो क्या बोल रहा है। रिजल्टेंट बोल रहा है and resultant of two forces are equal to the force of larger magnitude। तो जो लार्जर वाला फोर्स है ना, रिजल्टेंट उसी के इक्वल है, दोनों के सम के इक्वल नहीं है। ओके, नाउ शुड वी स्टार्ट डिस्कशन। शुरू कर लें? पक्का? देखो, कह रहा है कि देयर आर टू फोर्सेस, F1 and F2 and they are acting on a body। ठीक है, one force has magnitude thrice that of other force। देखो यहां पे यहीं से क्वेश्चन शुरू हो रहा है। कह रहा है कि आपके पास दो फोर्सेस हैं, एक है F1। देखो फ्रेम में आ रहा है, क्या होता है देखना, फ्रेम में आ रहा है। एक फोर्स है आपका F1, एक फोर्स है आपका F1, और ये जो F1 फोर्स है ये आपका फोर्स F1 है, और दूसरा फोर्स आपका F2 है, राइट। एक फोर्स F1 है और दूसरा फोर्स क्या है? F2 है। F1 है और F2 है, ठीक है। कह रहा है कि एक का मैग्नीट्यूड दूसरे का थ्राइस है, राइट। तो मान लो कि F1 का मैग्नीट्यूड, ऐसे बोलो ना, मान लो F1 का मैग्नीट्यूड अगर मान लो x है, तो F2 का क्या आ जाएगा? F2 का क्या आ जाएगा? 3x आ जाएगा। आप इसको रिवर्स भी कह सकते हो, कि अगर F2 x है तो F1 क्या आ जाएगा? 3x आ जाएगा। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है one force has magnitude thrice that of other force and resultant of the two forces is equal to force of larger magnitude। और बोल रहा है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा ना, मतलब ये जो वेक्टर R है, जो कि बेसिकली F1 और F2 का जो समेशन है, इसका जो मैग्नीट्यूड होगा, इसका क्या होगा? इसका जो मैग्नीट्यूड होगा वो बड़े वाला, मतलब जो इसमें से बड़ा वाला फोर्स है, देखो, एंड द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्स इज इक्वल टू फोर्स ऑफ लार्जर मैग्नीट्यूड। वो किस फोर्स के बराबर होगा? जो इन दोनों का रिजल्टेंट होगा वो किसके बराबर होगा? इन दोनों फोर्सेस में जो बड़ा वाला फोर्स है उसके बराबर होगा। तो इन दोनों में बड़ा वाला फोर्स कौन सा है? x और 3x में कौन सा बड़ा है? 3x है। इसका मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? 3x के इक्वल। बोले पक्का? राइट। फिर बोल रहा है कि अगर इन दोनों के बीच का एंगल cos इनवर्स 1/n हो, अगर कह रहा है कि इन दोनों के बीच का एंगल, तो एंगल लेट आई कैन टेक द एंगल थीटा। तो बोल रहा है कि अगर इनके बीच का एंगल cos इनवर्स 1/n है, तो आप ये बताओ कि n की क्या वैल्यू होगी। तो दिस वन इज अ कंप्लीट क्वेश्चन। यही आपका क्या है? यही आपका क्वेश्चन है। मुझे लग रहा है कि आपको क्वेश्चन एटलीस्ट तो समझ में आ ही गया होगा कि दो फोर्सेस हैं, एक छोटा वाला फोर्स छोटा है, बड़ा वाला फोर्स छोटे वाले फोर्स का 3 टाइम्स है, और दोनों का जो रिजल्टेंट है वो बड़े वाले फोर्स के मैग्नीट्यूड के इक्वल है। और अगर उन दोनों के बीच का एंगल cos इनवर्स 1/n है, तो n की क्या वैल्यू होगी, राइट। ग्रेट। आ जाते हैं इसके सॉल्यूशन पे, ध्यान से देखना। चलो भाई देखो, अच्छा, दो वेक्टर के रिजल्टेंट का क्या फार्मूला होता है? दो वेक्टर के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का क्या फार्मूला होता है? इफ वी हैव अ टू वेक्टर्स ए एंड बी, और हम उसके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड ढूंढ रहे हैं, तो उसके रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड का क्या फार्मूला होता है? आर इज इक्वल टू, एग्जैक्टली क्या होता है? आर इज इक्वल टू रूट ऑफ ए स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। क्यों? इस बात को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। लिख सकते हैं कि नहीं? अब बताओ इसमें रिजल्टेंट की वैल्यू कितनी है? इसमें रिजल्टेंट कितना है? रिजल्टेंट कितना है? 3x, तो दैट इज 3x का स्क्वायर। a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू कितनी है? 3x का स्क्वायर। b का वैल्यू कितना है? x का स्क्वायर और प्लस 2। a का वैल्यू कितना है? 3x और b का वैल्यू x इंटू कॉस थीटा। और अगर देखो, आप यहां से ध्यान से देखो, अगर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/n हो गया, अगर आपने थीटा को लिखा कॉस इनवर्स 1/n, देन क्या आप यहां से लिख सकते हो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/n? क्या हो गया? हा? नहीं है? चलो, तो क्या आप यहां से लिख सकते हो क्या कॉस थीटा इज इक्वल टू, अगर थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/n आया, तो आप क्या लिख सकते हो? कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/n। इसमें इस वाले टर्म को समझने में किसी को दिक्कत है इसमें? अगर थीटा कॉस इनवर्स 1 है, तो जब आप कॉस को इधर लेके आओ जाओगे तो कॉस थीटा हो जाएगा, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/n। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? तो यहां पर आप क्या लिख सकते हो? यहां पर आप लिख सकते हो 1/n। क्यों? बोलो, ये क्या आ जाएगा? 9x स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और प्लस क्या हो जाएगा? ये आ जाएगा आपके पास 6x स्क्वायर 1/n। बोलिए, क्लियर? नाउ एक्स स्क्वायर गॉन आउट, 9 and 9 आल्सो गॉन आउट। यहां बचेगा कितना? ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो जाएगा 1, ठीक है? ये आ जाएगा आपका, देखो ये आ जाएगा, यहां आ जाएगा 1 प्लस 6/n इज इक्वल टू 0। यही आ जाएगा 1 प्लस 6/n इज इक्वल टू 0। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 1 इज इक्वल टू -6/n, देन n इज इक्वल टू -6। n का वैल्यू कितना आ जाएगा? -6 आ जाएगा। तो ये आपसे n की वैल्यू पूछ रहे हैं या मैग्नीट्यूड ऑफ n पूछ रहे हैं? हाँ, n का, तो ये दैट इज n की वैल्यू आ जाएगी, n का वैल्यू आ जाएगा -6। बोलो क्या? जी हाँ, फिर एक्स स्क्वायर इसको इधर लेके चले आओ, तो एक्स स्क्वायर चला जाएगा। ये वाली बात समझ आई? बोलिए, एक्स स्क्वायर सबको एक साथ कैंसिल कर दिया। दूसरे तरीके से समझा दें क्या? 9x स्क्वायर एक्स स्क्वायर इधर से चला जाएगा, ये एक्स स्क्वायर इधर आ जाएगा तो -x स्क्वायर आ जाएगा, फिर एक्स स्क्वायर चला गया तो -1 बराबर 6/n, देन n बराबर -6। क्या हो गया? क्या हुआ हमेशा? दिक्कत है क्या? बोलो तो मैं इसको फिर से दूसरे तरीके से समझा दूं इस इक्वेशन को। चलो, ये देखो, नहीं कुछ प्रॉब्लम हो रही है, देखो। चलो भाई देखो, कुछ बच्चों को इस वाले इक्वेशन को जो मैंने डायरेक्टली कर दिया दिक्कत हो रही है, ध्यान से देखो। कोई बात नहीं, देखो ये आ जाएगा, देखो 9x स्क्वायर, ये भी आ जाएगा 9x स्क्वायर, ये आ जाएगा x स्क्वायर, और ये कितना आ जाएगा भाई? ये आ जाएगा 6x स्क्वायर इंटू 1/n। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। 9x स्क्वायर चला जाएगा, बोलो। अब ये बचेगा x स्क्वायर प्लस 6x स्क्वायर 1/9। क्या इसको हम इधर लेके आ सकते हैं? अगर हम इसको इधर लेके आ सकते हैं तो क्या आ जाएगा? -x स्क्वायर इज इक्वल टू 6 स्क्वायर इंटू 1/9। क्या x स्क्वायर से x स्क्वायर चला गया? बोलो, चला गया। तो अगर ये चला गया तो क्या आ जाएगा? अब ये बचेगा आपके पास, ये बचेगा -1, ये बचेगा -1 इज इक्वल टू +6/n, यही बचेगा। तो n की वैल्यू या -n की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +6। तो n का वैल्यू कितना आ जाएगा? -6। बोलिए,
दीज आर वेरी बेसिक क्वेश्चंस। ये बहुत ही बेटा फंडामेंटल आपके सवाल हैं। हो गया? आगे बढ़े। जी हाँ बोलो। माइनस कहां से आ गया? माइनस में डाउट है क्या? चलो जी, पर मुझे लग रहा है क्वेश्चन में मैग्नीट्यूड ऑफ एन पूछ रहा है, एन की वैल्यू नहीं पूछ रहा है। यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ एन कह रहा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ एन कितना आ जाएगा? मैग्नीट्यूड ऑफ एन कितना आ जाएगा? क्या ये 6 के इक्वल आ जाएगा? बोलो तो। हाँ बताओ क्या बोल रही थी? हाँ बोलो। इनवर्स फंक्शन पढ़ा था आपने? सर वो तो आ रहा है, हम्म। बट जैसे कि अगर हम लोग अगर किसी एंगल को डिवाइड करेंगे तो फिर वो ऐसे हो जाएगा। क्या तुम ऐसे लिख सकती हो क्या? 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1/√2 लिख सकती हो? देन cos 45 इज इक्वल टू 1/√2। तो सर इसको cos 45 डिग्री लिख सकते हैं या फिर ये ऐसे ही रहेगा? नहीं, इसको ऐसे cos 45 लिखेंगे। इसको लिखेंगे कि cos इधर ले आएंगे तो आ जाएगा cos 45 इज इक्वल टू 1/√2। और ये इनवर्स का क्या होगा यहाँ पे जब इक्वल तो है ये। साइन sin 30 is equal to 1/2 ना। now the same thing can be written like 30 degree equal to sin inverse 1/2। तो वही तो काम हमने किया है। बोला कि थीटा इसका cos इनवर्स 1/n है, तो अगर थीटा इक्वल टू cos इनवर्स 1/n है तो क्या कर सकते हैं? इसको क्या लिख सकते हैं? cos थीटा इज इक्वल टू 1/n। क्या प्रॉब्लम है? पक्का? चल, कोई दिक्कत? ये बात समझ आई? ग्रेट, आ जाओ भाई। नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे लगता है ओरल, इसका आंसर ओरल है। आपको शायद पेन उठाने का जरूरत भी नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट, आप ओरल आंसर दे सकते हो इस क्वेश्चन का। ठीक है, मुझे लग रहा है कि आपको शायद इसका जरूरत भी नहीं है कि आप पेन उठाओ, आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो। बोलिए। द करेक्ट आंसर इज बी। हाउ मेनी आर गोइंग विद ए? हाउ मेनी ऑफ आर गोइंग विद ए? अरे खुद को देखो, 1 2 3। हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग विद बी? अरे पूरा पूरा हाथ उठाओ ईमानदारी से। बी बी। हाउ मेनी ऑफ आर गोइंग विद सी? नो वन। हाउ मेनी ऑफ यू आर गोइंग विद डी? नो वन। राइट, तो ए और बी में ही मतलब आप सेट कर रहे हो, कुछ बच्चों का ए है, कुछ बच्चों का बी आंसर है। ग्रेट। क्वेश्चन इतना भी कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ध्यान से देखो। कह रहा है कि अगर आपके पास एंगल बिटवीन
कह रहा है कि एक वेक्टर है, उस वेक्टर का नाम Q है और दो और वेक्टर हैं, एक है 2Q प्लस 2P और एक है 2Q माइनस 2P। कह रहा है कि Q के बीच में, Q के बीच में और इन दोनों के रिजल्टेंट के बीच में, किसके बीच में? Q के बीच में और इन दोनों के रिजल्टेंट के बीच का एंगल बनाइए। तो आप एक काम करो, पहले तो आप इन दोनों का रिजल्टेंट का देख लो, इन दोनों का रिजल्टेंट क्या आएगा। अगर मैं लास्ट के दो वेक्टर का रिजल्टेंट चेक करूंगा तो इनका रिजल्टेंट कितना आएगा? दैट इज 2Q प्लस 2P और क्या आ जाएगा? प्लस 2Q माइनस 2P आएगा कि नहीं? फिर अगर दोनों को ऐड करेंगे तो क्या ये कैंसिल आ जाएगा? और बोलो क्या ये 4Q आ जाएगा? अब आपके पास दो वेक्टर बचे, एक Q और दूसरा 4Q। क्या Q और Q दोनों, क्या Q और 4Q दोनों स्केलर मल्टीपल हैं? वेक्टर ए वेक्टर 4A, वेक्टर बी वेक्टर 4B। तो बताओ एंगल कितना हुआ? वेक्टर ए और वेक्टर 4A के बीच में एंगल कितना हुआ? इट्स अ 0 डिग्री। बोलो तो, एक वेक्टर आपका Q बना और दूसरा 4Q बना, तो एंगल कितना आ जाएगा? 0 डिग्री आ जाएगा। देन द करेक्ट आंसर इज ए। बोलो क्यों? चलो नेक्स्ट आगे बढ़े। चलो नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हमेशा फैन चलना जरूरी है। चलो फिर चला लेंगे, ठीक है। आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन 5 पे आ जाओ। यहां पर आपके पास यू हैव 3 वेक्टर्स OP, OQ एंड OR, सबका मैग्नीट्यूड A के इक्वल है। कह रहा है कि रिजल्टिंग वेक्टर बताओ, ठीक है। ठीक है, अब इस सवाल को करने के पहले मैं आपको एक छोटा सा की कॉन्सेप्ट देना चाहता हूं। हालांकि वो बात आप की कॉन्सेप्ट है ही नहीं, मतलब सच में बता, मैं आपको 75% सोल्यूशन में दे रहा हूं, बाकी अब आप करो। देखो, अगर आपके पास देखो दो वेक्टर हैं, देखो बच्चे, अगर आपके पास दो वेक्टर हैं, एक वेक्टर है, दिस वन इज अ वेक्टर, सपोज ये वेक्टर x है और ये भी वेक्टर का, इस वेक्टर का भी मैग्नीट्यूड x है। दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है? x है और x है, और दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री के बराबर है। दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री के बराबर है। ये भी आपका वेक्टर x है और ये भी आपका वेक्टर x है, मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है और दोनों का एंगल 90 डिग्री के बराबर है। तो कैन यू गेस कि उनका रिजल्टेंट कितना होगा और उसका डायरेक्शन कितना होगा? तो इसका रिजल्टेंट कितना होगा और इसका डायरेक्शन कितना होगा? देन यू कैन यूज डायरेक्टली, आप इसको क्या कर सकते हो, सीधे पैरेललोग्राम बना करके भी ये काम चला सकते हो, है ना। तो क्या इससे एक पैरेललोग्राम बनेगा, फिर आप इस डायगोनल को यहां से मिला देना, क्या ये रिजल्टेंट होगा? बोलो, क्या यही रिजल्टेंट होगा? बोलो, और इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा? अगर ये x है तो क्या ये x होगा? नाउ दिस वन इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये x है और x है, तो ये r की वैल्यू कितनी आ जाएगी? क्या आ जाएगा? रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बोलो तो, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? ये एक्स रूट 2। बोलो, ये एक्स रूट 2 आ जाएगा। और अगर ये देखो, अब आप इस छोटे वाले ट्रायंगल को देखो, ये परपेंडिकुलर भी एक्स है और बेस भी एक्स है, और अगर परपेंडिकुलर और बेस बराबर हो गया तो एंगल कितना हो जाता है? ये एंगल कितना आ जाता है? क्या ये एंगल 45 डिग्री हो जाता है? अगर राइट एंगल ट्रायंगल में परपेंडिकुलर और बेस दोनों बराबर है तो एंगल कितना आ जाता है? 45 डिग्री। देन व्हाट इज द फाइनल कंक्लूजन? अगर दो इक्वल वेक्टर आपके पास हैं, अगर आपके पास दो इक्वल लेंथ के वेक्टर हैं और दोनों के बीच का एम्पलीट्यूड
दोनों के बीच दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो उनका रिजल्टेंट उनका जो रिजल्टेंट है वो x√2 के बराबर हो जाता है, और वो कितने एंगल से पास करता है? दोनों 45 डिग्री पर पास करता है। तो अगर आप ये कॉन्सेप्ट यहां पर यूज करोगे तो आप सॉल्यूशन तुरंत पा जाओगे। ये बेटा ये बात समझ आई कि नहीं आई? मैंने ये जो समझाने का कोशिश किया है वो बात आपको समझ आई? अगर दो वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो उनका जो रिजल्टेंट होता है वो बेसिकली किसी एक वेक्टर इंटू √2 के बराबर हो जाता है, और वो कितने एंगल से पास करता है? 45 डिग्री से पास करता है। चलो भाई, टेकिंग लॉट ऑफ द टाइम, प्लीज ऐसा मत करो। देखो, क्या ये सर्कल है? सर्कल का क्या रेडियस इक्वल होता है? सभी वेक्टर्स का उन्होंने मैग्नीट्यूड क्या ए दे रखा है, इसका मतलब ये भी ए है और ये भी ए है और यह भी ए है। बोलो, ये बात इतनी क्लियर हो गई? कह रहा है कि आप इन तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट ढूंढो। तो तीनों वेक्टर का रिजल्टेंट का तरीका क्या है? पहले आप इन दोनों को ऐड कर लो। तो इन दोनों को ऐड करोगे तो ये गायब, क्या ये यहां से इसका रिजल्टेंट बनेगा? बोलो, और इस रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा? a√2 कितने एंगल पे? 45 डिग्री। अब आपके ये वेक्टर और ये वेक्टर ये दोनों गायब हो गया। अब आपके पास क्या फिर दो वेक्टर बचे? एक a√2 और दूसरा a। क्यों? अब ये क्या है, दूसरे से 90 डिग्री पर है, और इन दोनों का रिजल्टेंट क्या हो जाएगा? r बराबर क्या हो जाएगा? √ऑफ a√2 का स्क्वायर और प्लस क्या आ जाएगा? a स्क्वायर। क्यों? ये बात समझ आ रहा है कि नहीं? बोलो भाई। तो ये क्या आ जाएगा? ये आ जाएगा 2a², और ये क्या आ जाएगा? a², दैट इज √3a²। इसको बाहर ले लेंगे तो क्या a√3 आएगा? तो फाइनल रिजल्टेंट कितना आ जाएगा? a√3। कंपेयर कर लो a√x से। अगर हम लोग a√x को कंपेयर करते हैं किससे? a√3 से, तो बताओ x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 के इक्वल। देन द फाइनल आंसर इज 3। बोलिए, क्या सच में कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था? ये बहुत ही फंडामेंटल, दे आर वेरी फंडामेंटल क्वेश्चन। ये सब मतलब हम लोगों से यूं ही लगने चाहिए कि बस खेलते चल रहे हैं, बॉल आई खेल दिया। अच्छे क्वेश्चंस बेटा बहुत अलग है, मतलब टू डिफरेंट। ठीक है, तो अभी चलेंगे वहां, उस हद तक भी चलेंगे। अभी तो फंडामेंटल्स ही पढ़ो। ऐसे मेंस के क्वेश्चंस बहुत इजी होते हैं, दे आर वेरी इक्विवेलेंट टू द सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चंस। कभी कभी सीबीएसई बोर्ड में भी इससे टफ क्वेश्चंस आ जाते हैं, मेंस से भी। तो आप स्टैंडर्ड है ही नहीं कर सकते। ठीक है, और बहुत अच्छी बात है कि इस समय मेंस के ही अगर आप पीवाईक्यू पूरा ले लो ना, जब से मेंस कंडक्ट हो रहा है तब से आपकी इतनी अच्छी रिच लाइब्रेरी हो जाएगी कि आपको किसी और बुक का जरूरत ही नहीं है, किसी और मटेरियल का जरूरत नहीं है, किसी सेंटर के कोचिंग सेंटर के मटेरियल का जरूरत नहीं है। एनफ क्वेश्चंस हैं। बोलो, फिर वही लो, डोंट वरी, जस्ट होल्ड ऑन। बोलो भाई, बना लिया? आगे बढ़े? हो गया है? नेक्स्ट करें? नेक्स्ट आ जाओ फिर। आप आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6,
उसमें टच हुआ। चलो भाई, ए और बी दो वेक्टर हैं और उनके बीच का एंगल cos इनवर्स 5/9 है। कह रहा है कि अगर मॉड ऑफ ए प्लस बी और मॉड ऑफ ए माइनस बी इक्वल है तो आप बताओ कि, ठीक है, जबकि मॉड ऑफ ए और एन मॉड ऑफ बी बराबर है, तो बताओ इनकी वैल्यू क्या होगी। So we have a two vectors A and B, A and B, and angle between them they have given you cos inverse 5/9. Then should I write theta is equal to cos inverse 5/9? क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं? क्योंकि एंगल कितना है cos इनवर्स 5/9 और एंगल को थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? cos इनवर्स 5/9. Because theta is equal to cos inverse 5/9, then can I write cos theta is equal to 5/9? ये बात तो तय है ना, इतना तो तय है कि cos थीटा किसके बराबर हो जाएगा? 5/9 के इक्वल आ जाएगा। ग्रेट। अब देखो, अब आ जाओ आप इस इक्वेशन को देखो, ये क्या बोल रहा है? कह रहा है कि मॉड ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू √2 ऑफ मॉड ऑफ ए माइनस बी। क्यों? बोलो, मॉड ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी? आप बताओ, मॉड ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू, क्या ये दोनों वेक्टर, क्या ये दो वेक्टर के समेशन का मॉड है? तो मॉड ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। नेक्स्ट ये क्या आ जाएगा? दिस इज √2 और मॉड ऑफ ए माइनस बी, दैट इज रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab या प्लस 2ab। देखो ये प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा। देखो प्लस 2ab cos, यही तो हम कह रहे थे, प्लस 2ab cos 180 माइनस थीटा। क्योंकि वेक्टर का सब्सट्रैक्शन है तो थीटा क्या हो जाता है? थीटा 180 माइनस थीटा हो जाता है। बोलो, अरे बोलो तो सही। तो ये आ जाएगा रूट। अब देखो ये दोनों साइड आपका मिल गया, क्या मैं दोनों साइड का स्क्वायर कर सकता हूं? तो अगर दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इज इक्वल टू 2 और ब्रैकेट में फिर क्या हो जाएगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। नाउ cos 180 माइनस थीटा, देखो इसका भी हम लोग इंतजाम करते हैं, cos 180 माइनस थीटा का। देखो cos 180 माइनस थीटा
किस क्वाड्रेंट में गया? किस क्वाड्रेंट में है? सेकेंड में। किस में है? सेकेंड में। और कॉस में, सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस का वैल्यू नेगेटिव होता है या पॉजिटिव होता है? तो क्या यहां पे हम माइनस लिखेंगे? 180 पे कन्वर्जन होता है या नहीं होता है? 180 पे कन्वर्जन होता है या नहीं? नहीं होता है। 90 पर होगा, 180 पे नहीं होगा। तो क्या हम इसको सिंपली कॉस थीटा लिख सकते हैं? तो कॉस 180 माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉस थीटा। और अगर हमने माइनस कॉस थीटा यहां पे लिखा तो क्या ये माइनस साइन आ जाएगा? और ये क्या आ जाएगा? -2ab कॉस थीटा। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? बोलो, ठीक है? इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? नेक्स्ट क्लास। ओके, नेक्स्ट देखो, आप ये देखो यहां पे, अब आ जाओ। अच्छा, इन्होंने एक और कंडीशन दे रखा है। देखो, इन्होंने एक और कंडीशन दे रखा है। ये कह रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ, एक और बात कह रखा है कि मैग्नीट्यूड ऑफ जो ए है ना, वो किसके बराबर है? n इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी के बराबर है। इस बात को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है, a इज इक्वल टू एन बी। ऐसा लिखा जा सकता है, a इज इक्वल टू एन बी। अब आप इधर देखो तो देखो भाई, सुनो, अब एक काम करो, यहां पे इसको एक्सपैंड करके करो। ए देखो, ए को हम कैसे रिप्लेस करा सकते हैं? ए इज इक्वल टू एन बी। क्यों? ए इज इक्वल टू क्या है? एन बी है। और अगर ए इज इक्वल टू एन बी है तो यहां देखो, ए को हम क्या लिख सकते हैं? एन बी का स्क्वायर, एन बी का एन बी स्क्वायर, और प्लस क्या आ जाएगा? बी स्क्वायर, प्लस आ जाएगा 2ab cos थीटा, प्लस 2ab cos थीटा। दैट मीन्स 2, a की वैल्यू कितनी? nb इंटू बी, और cos थीटा का वैल्यू, cos थीटा का वैल्यू 5/9, cos थीटा का वैल्यू 5/9 इज इक्वल टू 2। यहां पर क्या करेंगे? a की जगह क्या लिखेंगे? nb, दैट इज nb का स्क्वायर, प्लस क्या आ जाएगा? b स्क्वायर माइनस 2ab, एंड वंस अगेन -2ab। तो यहां से क्या करते हैं? -2, a का वैल्यू nb इंटू बी, और क्या आ जाएगा? cos थीटा, और cos थीटा का वैल्यू 5/9। बोलो, ऐसा होगा क्या? ठीक है। नाउ यू कैन राइट n स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2nb स्क्वायर 5/9 इज इक्वल टू 2n स्क्वायर बी स्क्वायर, 2n स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, एंड माइनस क्या आ जाएगा आपके पास? -2 इंटू 2 4 n बी स्क्वायर इंटू 5/9। ठीक है। और अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो देखो क्या आ जाएगा? इट्स बेसिकली 2nb स्क्वायर, देखो 2nb स्क्वायर माइनस nb स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा? n स्क्वायर बी स्क्वायर, नाउ 2b स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ये आ जाएगा, इसको इधर लेके चले आओ, इसको इधर लेके चले आओ तो आ जाएगा -4nb स्क्वायर और -2nb स्क्वायर। क्यों? तो -6nb स्क्वायर इंटू 5/9 इज इक्वल टू 0। बोलो, कौन सा? ये -4 है ना? कौन सा? +6nb स्क्वायर। लास्ट लाइन में क्या प्रॉब्लम है? 2n स्क्वायर बी स्क्वायर, इधर से ये चला जाएगा तो n स्क्वायर बी स्क्वायर बचेगा, फिर +2b स्क्वायर और -b स्क्वायर तो +b स्क्वायर। अब ये देखो, -4nb स्क्वायर 5/9, फिर -2nb स्क्वायर 5/9, क्यों प्लस करेंगे? अरे हम लेफ्ट इधर कर रहे हैं ना, मतलब
राइट साइड को लेफ्ट वाले को राइट लेकर के जा रहे हैं ना, लेफ्ट वाले को राइट लेके जा रहे हैं, क्यों? अरे बोलो तो, क्या जीरो के इक्वल हो जाएगा? अब देखो बी स्क्वायर बी स्क्वायर बी स्क्वायर ये सब कैंसिल हो गया, ये चला जाएगा, तो क्या बचेगा? एन स्क्वायर प्लस 1 माइनस 6n इंटू 5/9 इज इक्वल टू 0, क्यों? ठीक है, हाँ कोई I'll call out some names. Tell me, Arvind Singh, you're in bio, maths. Sanskriti, arts, right? Siddhant, bio. Anand Tripathi, Artam, Akshita, she's not, she is. Alankrita, right. Athar, Zainab, Veer, bio. Vedika, Srishti, Shiva, Soumya, Vishta, Nisha, Krita, Harsh, Ishita, Tanya, Dipanjali, Antesha, Anshika. Bio, right?